मच इस प्लेटफॉर्म के लिए भी। और जैसे कि हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं आगे, हम ये देख रहे हैं कि पहले तो विचार से शुरुआत होती है। तो एक विचार, एक प्रबल विचार, उसके बाद दूसरा जो उन्होंने बताया था कि अ, इच्छा शक्ति, इच्छा में कितनी प्रबलता होनी चाहिए, उसकी वजह से हम अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं और वो हासिल कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। और तीसरा आज हम जो देखेंगे वो है विश्वास के ऊपर। तो पहले तो ये है कि विश्वास, इच्छा की प्राप्ति के लिए कल्पना करना और उस पे विश्वास करना, तो ये दौलतमंद बनने की ओर दूसरा कदम है। तो विश्वास मन का मुख्य रसायन है। जब विचारों की आवृत्ति विश्वास के साथ जुड़ती है तो अंतर्मन उन विचारों की आवृत्ति को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में असीम शक्ति के पास भेज देता है, जो उसे वास्तविक रूप में आकार दे सके। सभी सकारात्मक भावनाओं में सबसे ताकतवर भाव होते हैं, जो तीन है, वो है विश्वास, प्रेम और सेक्स। जब ये तीनों मिलते हैं तो इनमें इतनी अपार शक्ति होती है जिससे विचारों में नई ऊर्जा भर के तुरंत अंतर्मन में पहुंच जाती है, जहां ये आध्यात्मिक शक्ति के रूप में बदल जाती है। तो इससे लेखक ये अच्छे से समझाते हैं ये इन वाक्यों में कि वो आध्यात्मिक शक्ति में कैसे कन्वर्ट होता है। और आध्यात्मिक शक्ति वह माध्यम है जो असीम शक्ति से वास्तविक जीवन में विचारों को साकार करने का जवाब लेकर आती है। प्रेम और विश्वास मन से संबंधित है, ये तो हम जानते हैं, जो अधिकतर आध्यात्मक पक्ष से जुड़े हुए हैं। जबकि सेक्स पूरी तरह जीव विज्ञान से संबंधित है, ये शरीर से जुड़ा हुआ है इसलिए। बाकी तो प्रेम और विश्वास ये मन से ही होता है, ये सिर्फ शरीर से जुड़ा हुआ पक्ष है। इन तीनों भावनाओं का मिश्रण नियत विचारणीय मन और असीम शक्ति के बीच संवाद का सीधा रास्ता बनता है। वैसे मैं आज भूल गई, जैसे हर बार की तरह एक कोट से लेखक शुरुआत करते हैं, और इंग्लिश में ऐसा है कि देर आर नो लिमिटेशंस टू द माइंड एक्सेप्ट दोज वी एक्नॉलेज। तो मन में बहुत प्रबल शक्ति है, और अगर इसको चाहे तो इससे हम क्या नहीं कर सकते, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो फिर उसके बाद आता है कि विश्वास कैसे विकसित करें। तो इसके बारे में लेखक हमें ये बताते हैं कि जब हम आत्म सुझाव, जिसको ऑटो सजेशन भी कहा जाता है, वो वो हम करें। तो आत्म सुझाव का मतलब होता है कि हम अपने आप से क्या बार बार कहते रहते हैं, तो उस वो जो है वो विश्वास में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे अवचेतन मन में जाएगा, और अवचेतन मन में जाने से फिर वो रूपांतरित हो जाता है और हकीकत बन जाता है। तो हम जो भी चाहते हैं उसको, जैसे लेखक ने भी पिछले चैप्टर में समझाया था कि वो 6 स्टेप्स है, उसको करिए और उसको अपने आप को बार बार उसको दोहराइए। हो सके तो वो कहते हैं कि सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद करिए। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो मन है वो अल्फा स्टेट में रहता है, और अल्फा स्टेट में कहते हैं कि जो भी हम चाहते हैं वो हमारा अवचेतन मन उसको ग्रहण करता है और उसको फिर रूपांतरित करता है। और लेखक ये भी समझाते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उस बात को विजुअलाइज करें। जैसे कि हम जानते हैं सभी, विजुअलाइजेशन एक बहुत अच्छा टेक्निक है जिसको शायद हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में भी देखते हैं, उनको वही बोला जाता है कि आप विजुअलाइज करो कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जैसे जैसे मतलब उनके बारे आप जानोगे तो आपको ये पता चलेगा कि उनको ये डेवलप करना होता है, तो इसके द्वारा वो सफल हो पाते हैं। तो लेखक यहाँ उसका महत्व हमको समझाते हैं।
और फिर वो जैसे ये भी कहते हैं कि हमने देखा है कि जो एक टेररिस्ट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उनका भी इसी तरह से ट्रेनिंग होता है कि उनको बार बार वो सारी वो नेगेटिव वो इमोशंस उनके अंदर भरा जाता है, ताकि वो मन अवचेतन मन ले ले, विश्वास कर ले, और फिर उनके अंदर वो एक शक्ति पैदा होती है कि वो जो डिस्ट्रक्शन का काम करना चाह रहे हैं वो कर पाते हैं। तो ये एक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अंतर मन में पहुंचना है तो इच्छा हो। तो फिर उसके बाद ये बताते हैं लेखक कि आप अपने अंतर मन में ये क्या कहते हैं उसको, फेथ, फेथ जगाए। और बार बार जैसे हम दोहराते हैं तो उसमें तो हो ही जाता है। और फिर उसके बाद वो कुछ बताते हैं विश्वास के ऊपर, जो मैं पढ़ देती हूँ, वो बहुत अच्छे से उन्होंने इसमें लिखा है। विश्वास ही वह शक्ति है जो विचार के आवेग को जीवन, शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। तो विश्वास धन कमाने का शुरुआती बिंदु है। जैसे कि अगर कोई किसी का एम हो कि मेरे पास बहुत धन हो, तो वो विश्वास एक फैक्टर है मेन। फिर उसके बाद है विश्वास उन सभी चमत्कारों और सभी रहस्यों का आधार है जिन्हें विज्ञान के नियमों के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। अब ऑब्वियसली ये कुछ दिखता नहीं है, या फिर इसको कहीं मॉनिटर करके आप पेश नहीं कर सकते हो कि विश्वास से हम ये सब हासिल होता है, कैसे होता है, इसका कोई अभी तक कोई ऐसा गैजेट नहीं बना है। फिर विश्वास कामयाबी का इकलौता इलाज है। ऑफ कोर्स जितने भी सफल व्यक्ति है उनके अंदर ये तो रहा होगा, तभी वो उस कार्य को संपूर्ण तरीके से कर पाए होंगे, और जो उनका मकसद रहा होगा, जो उनकी इच्छा रही होगी, वो कर पाए होंगे। विश्वास वह रसायन है जो इंसान के सीमाबद्ध मन द्वारा निर्मित विचारों के आम कंपनों को आध्यात्मिक संतुल्य में रूपांतरित करता है। तो जैसे हमने पिछले बार भी शायद हम जिक्र किया था कि एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, मतलब अगर सबकॉन्शियस पे वो मैसेज पहुंचता है तो एक जो तरंगे बनती है, और जिसकी वजह से उस तरह के सर्कमस्टांसेस या वक्त व्यक्ति या वस्तु हम अपने तरफ आकर्षित करते हैं, और वो अपने आप ही आपको दिखने लग जाएगा। अगर आप किसी चीज के बारे सोच रहे हो, या गाड़ी के बारे, या कहीं हॉलिडे करने के लिए, तो आपको टीवी में वो ऐड आता हुआ दिखेगा। या फिर आप अगर आप गाड़ी की सोच रहे हैं तो वो गाड़ी आपको आम दिनों में नहीं दिखता होगा, लेकिन जैसे आपने वो सोच क्रिएट किया और अपनी इच्छा भी उसमें डाली, और तो आपको ये, अगर आप थोड़े से अवेयर होंगे तो आपको दिखेगा ये चीज, क्योंकि मैंने भी ये बहुत ऑब्जर्व किया है अपनी लाइफ में। उसके बाद विश्वास इकलौता माध्यम है जिसके द्वारा इंसान असीम शक्ति और वैश्विक शक्ति का दोहन और प्रयोग कर सकता है। उसके बाद आते हैं, फिर लेखक ये बताते हैं कि इसको कैसे हम मतलब हाउ टू डिवेलप फेथ, मतलब विश्वास हम कैसे अपने अंदर पैदा करें। तो वो है कि कहते हैं कि उसमें इमोशन डाले, है ना, वो भावना होनी जरूरी है, तभी हम वो मैसेज एक्चुअली हमारा ब्रेन उसको एक्सेप्ट करेगा। नहीं तो सिर्फ अगर हम लिख देंगे और ऐसे ही बेमन से पढ़ते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो उसमें भावना भी डालना है, और पूरे मन से और उसमें इमोशन डाल के और उसको विजुअलाइज करें, तो जरूर ये होता है जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हैं। तो जैसे इसमें ये बताते हैं कि मैंने वो बताया क्रिमिनल वाला, फिर उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है बास्केटबॉल प्लेयर के ऊपर। तो उनको 3 टीम में डिवाइड किया जाता है। पहले वाले टीम को कहा जाता है कि आप रोज प्रैक्टिस करो, और दूसरे वाले को जो बास्केटबॉल रेगुलर खेलते थे उनको 3 टीम में डिवाइड करते हैं। पहले वाला रोज खेलेगा, प्रैक्टिस करेगा, दूसरे वाले को बोलते हैं कि आप लोग खेलो ही मत कुछ दिन के लिए, और तीसरे वाले टीम को कहा जाता है कि आप अपने मन में कल्पना से वो करो कि आप बास्केट कर पा रहे हो। तो
ये तीन टीम को कुछ दिनों के बाद बुलाया गया और उनका लिया गया परफॉर्मेंस का। तो पता चला कि जो टीम बिल्कुल नहीं प्रैक्टिस कर रही थी उनका परफॉर्मेंस में तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, पर जो रोज कर रहे थे डेफिनेटली उनका अच्छा हुआ। लेकिन ये चौंकाने वाली बात है कि जो सिर्फ विजुअलाइज कर रहे थे और प्रैक्टिकली उसको कर नहीं रहे थे, लेकिन उनका रिजल्ट और जो रोज प्रैक्टिस कर रहे थे वो सेम हुआ, सेम बिल्कुल बराबर में आया। तो ये इससे हम ये सीख सकते हैं कि विजुअलाइजेशन का कितना महत्व है और उसमें भाव डालना। और फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो जैसे सेल्फ सजेशन, ऑटो सजेशन, या फिर उसको कहते हैं क्या, आत्म सुझाव, आत्म सुझाव का फार्मूला। तो इसमें लेखक यहाँ पे भी बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देते हैं। अगर आप चाहें तो इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि पहला उन्होंने दिया है, मैं जानता हूं कि मुझसे जीवन के निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता है और इसके लिए मैं खुद से यह अपेक्षा रखता हूं कि मैं इसे हासिल करने के लिए निरंतर लगन से कार्य कर, और मैं यहाँ पर अभी वादा करता हूं कि मैं इसे इसी तरह से कार्य करूंगा। तो पहले पहले उन्होंने वो बताया। दूसरा दूसरा बताते हैं, मुझे एहसास है कि मेरे मन के प्रबल विचार अतः अपने आप को बाहरी भौतिक कार्यों में बदल लेंगे और धीरे धीरे अपने आप को भौतिक रूप में रूपांतरित कर लेंगे। इसलिए मैं अपने विचारों को हर दिन 30 मिनट तक इस बात पर एकाग्र करूंगा कि मैं इस तरह इंसान बनने के बारे में सोच रहा हूं, ताकि मेरे मन में इसकी एक स्पष्ट तस्वीर रहे। तीसरा वो बताते हैं, मतलब आप इसमें से अपने लिए वाक्य निकाल सकते हैं और इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तीसरा है, मैं जानता हूं कि आत्म सुझाव के सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा मैं जिस भी इच्छा को अपने मन में निरंतर बनाए रखूंगा, वह अतः किस प्रैक्टिकल तरीके के द्वारा अपने आप को भौतिक रूप में बदल देगी और मुझे वह वस्तु हासिल हो जाएगी जिसका मैंने लक्ष्य बनाया है। इसलिए मैं हर दिन 10 मिनट इस काम में दूंगा कि मैं आत्मविश्वास का विकास करूं। फिर चौथा वो बताते हैं, मैंने स्पष्ट रूप से जीवन में अपने प्रमुख निश्चित लक्ष्य का वर्णन लिख दिया है और मैं कोशिश करना करना कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझे इसे हासिल करने का पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित ना हो जाए। पांचवा, मुझे पूरी तरह एहसास है कि कोई भी संपत्ति या पद तब तक लंबे समय तक नहीं रह सकता जब तक कि यह सत्य और न्याय पर आधारित ना हो। इसलिए मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में संलग्न नहीं होऊंगा जिससे इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों को लाभ ना हो। तो इसमें बेसिकली वही लास्ट पॉइंट में ऑफ कोर्स राइटर इस बात पे भी महत्व और हमारा ध्यान खींचते हैं कि आप जो भी सोचे उसमें जन कल्याण का के लिए भी हो। सिर्फ हमारे सेल्फिश डेफिनेटली हमारे लिए तो होगा ही, लेकिन अगर इसमें जन कल्याण की सोच हम थोड़ी सी इसमें ऐड करते हैं तो वो और मैग्नेटाइज होता है और वो फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो हम जैसे जानते हैं ध्यानी की जो हायर बीइंग्स है वो हमको फिर मदद करने के लिए आते हैं। तो इस तरह आप ये उन्होंने बताया, और चाहे तो आप इसको सुन लीजिएगा फिर और फिर लिख के उस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं या कुछ चेंजेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद लेखक बताते हैं कि वो जैसे ये जो ऑटो सजेशंस हम अपने आप को देते रहते हैं, या फिर जो मन ही मन हम अपने आप को दोहराते रहते हैं, वो एक बीज की तरह है जो एक बार बोया जाए और जमीन अगर उपजाऊ हो तो उसमें बहुत सारे और बीज उगाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर हम उस पॉजिटिव वाइब्रेशन में, हाई फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, ह्यूमन काइंड के लिए अच्छा सोच के, तो डेफिनेटली ये होगा।
और वो पर्पस जो हम चाहते हैं वो हमको मिलेगा। फिर उसके बाद लेखक बताते हैं कि उस अच्छा, फेथ के बारे में लेखक ये बताते हैं कि जैसे उन्होंने दो उदाहरण दिए, एक है जीसस क्राइस्ट के बारे में और बताया है महात्मा गांधी के बारे में। तो जीसस क्राइस्ट जब भी कोई मिरेकल परफॉर्म करते थे, जैसे कोई अंधा या कोढ़ी या कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी या किसी को मृत्यु से जगाया, तो जब भी वो उनसे धन्यवाद कहते थे तो वो हमेशा कहते थे, वो कभी क्रेडिट नहीं लेते थे, और वो हमेशा कहते थे कि ये आपके विश्वास ने आपको चंगा किया है। मतलब ये वो कभी नहीं डायरेक्ट करते थे कि मैंने किया है या ईश्वर ने किया है। तो वो विश्वास कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और सेम महात्मा गांधी जी 20 करोड़ लोगों के दिमाग में वो अहिंसा परमो धर्म का वो पाठ उन्होंने डाला, और कैसे वो सभी मिलके अंग्रेजों को बाहर भेजा, ये हम सभी जानते हैं, तो इस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि लेखक एक बहुत अच्छी कविता के माध्यम से हमको ये बताते हैं कि आत्म सुझाव के नियम के द्वारा कोई भी व्यक्ति उपलब्धि की कल्पनातीत ऊंचाइयों को छू सकता है, और यह इस कविता में बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त होता है। तो मैं हिंदी में ही आज पढ़ती हूँ, ये बहुत अच्छे हिंदी हिंदी में आज मुझे ज्यादा अच्छा लगा। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं, तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं आप में हिम्मत नहीं है, तो आप में नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि आप जीत नहीं सकते, तो ये लगभग तय है कि आप नहीं जीत पाएंगे। फिर आगे बोलते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप हारेंगे, तो आप हार चुके हैं, क्योंकि दुनिया में हमने ये पाया है, सफलता किसी व्यक्ति की इच्छा से शुरू होती है। यह पूरी तरह से मानसिक स्थिति पर निर्भर है। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं, तो सचमुच ऐसा ही है। आपको ऊपर उठने के बारे में सोचना होगा, आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, और तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। जीवन के युद्ध में हमेशा वही वही नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर या तेज होता है, बल्कि तुरंत या देरी से जीतता वही है जो सोचता है कि वो जीत सकता है। तो इन पंक्तियों में आपने सुना, लेखक ने बड़े अच्छे से व्याख्यान किया है इसके बारे। और फिर वो ये भी कहते हैं कि जो भी हम सोचते हैं, और जैसे पिछले चैप्टर में भी उन्होंने बताया कि हम नेगेटिव थॉट्स को कोशिश करें कि उसको निकाल ले, और जितना हो सके सकारात्मक सोच अपने मन में रखे, और उसको जैसे जैसे उन्होंने स्टेप में बताया कि आप उसको लिखे, उसको उसका पूरा एक मॉड्यूल बनाए कि आप क्या क्या करेंगे, और फिर उसको दोहराते रहे। और अगर कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उसे कोशिश करे कि उसको अपने दिमाग में बसने ना दे, अंदर जाने ना दे, और पॉजिटिव रहे। और अगर ऑफ कोर्स औरों के लिए सोचेंगे तो डेफिनेटली होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे लेखक लास्ट में ये पूरा एक बहुत बड़ा वाक्यान है कि कैसे वो जो इंडस्ट्री बनी थी, यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन, वो इतनी बड़ी कैसे बनी। तो ये काफी डिटेल में दिया हुआ है, जिसमें मैं कुछ कैरेक्टर के बारे आपको बताती हूँ। एक है चार्ल्स एम श्वाब। वो एंड्रू कार्नेगी के मतलब जैसे दाहिना हाथ था, वो एक्चुअली संभालते थे कार्नेगी स्टील कॉरपोरेशन। फिर उसके बाद है एंड्रू कार्नेगी, जिनका वो इंडस्ट्री था। तीसरा है जेपी मॉर्गन। ये एक बैंकर थे वॉल स्ट्रीट में। तो यहाँ पे शुरुआत ऐसे होता है कि 20 दिसंबर 1900 में एक न्यूयॉर्क में फिफ्थ एवेन्यू बोल के एक जगह है, जहाँ पे 80 क्या कहते हैं, बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको बुलाया गया था। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि जो चार्ल्स
एम श्वाब, जो एंड्रू कार्नेगी के राइट हैंड थे, वो उनके पास दो मित्र आए थे और उन्होंने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया था। तो वो इतने खुश हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था श्वाब के लिए 20 दिसंबर को। फिर, सॉरी, इट इज 12 12 दिसंबर, नॉट 20। तो वो ऑर्गेनाइज करते हैं और इतने जनों को बुलाते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ होता है। और उनको कहते हैं कि ना, आप ना ज्यादा लेक्चर मत देना, जेपी मॉर्गन से कहते हैं कि आप ज्यादा लेक्चर मत देना, 15-20 मिनट में खत्म कर देना। लेकिन उनके मन में एक बहुत अच्छा वो था, मतलब इमेज, की हम इस स्टील इंडस्ट्री को कैसे बड़ा कर सकते हैं। और वो अपनी लेक्चर इतने अच्छे से डिलीवर करते हैं कि वहाँ जो सुनने वाले हैं वो, उनको पता ही नहीं चलता है, और वो 90 मिनट का स्पीच हो जाता है। और वहां पे वो पूरा समझाते हैं कि कैसे हम पूरी दुनिया में कब्जा कर सकते हैं अपने स्टील इंडस्ट्री को बड़ा करके। तो ये जेपी मॉर्गन एक्चुअली, पहले उनके दिमाग में तो ये चल रहा था कि मैं छोटे छोटे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है सबको फाइनेंस करूंगा और एक स्टील इंडस्ट्री खड़ा करूंगा। लेकिन अगर वो करते भी है, तब भी वो एक छोटा सा रूप होगा कार्नेगी के मुकाबले में, क्योंकि उनका बहुत ही ज्यादा पहुंच था। तो कार्नेगी को अब ये था कि कार्नेगी को कैसे इसमें लाना है। तो उस स्पीच से वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे जेपी मॉर्गन जी की, इन्होंने श्वाब को फिर बुला के अलग से फिर 1 घंटा और चर्चा की इस बात बात पे। और फिर उन्होंने बोला कि अगर अगर कार्नेगी मान जाता है अपने इंडस्ट्री को बेचने के लिए, तो मैं तैयार हूं लेने के लिए। तो अब कार्नेगी के मन में आता है कि कितना कोट किया जाए। तो उन्होंने $400 मिलियन कोट किया था। और उनके जो राइट हैंड मिस्टर श्वाब है, उन्होंने उसको प्रस्तुत किया मॉर्गन के सामने, और मॉर्गन मान गए। लेकिन पहले तो उनको पता नहीं, शायद मन में कोई हिचक होगी, तो उन्होंने 320 मिलियन डॉलर का कोटेशन दिया। फिर बाद में उन्होंने 80 भी मांग ली उससे, और वो मिल भी गए। तो फिर काफी दिनों के बाद फिर इनकी मुलाकात होती है कार्नेगी और जेपी मॉर्गन के। तो जब उनकी मुलाकात होती है तो ये कहते हैं कि काश मैंने अगर आपसे और $100 मिलियन मांगा होता, तो मतलब कि टोटल करेंगे तो 500 हो जाएगा। तो उन्होंने बोला, मॉर्गन ने तुरंत स्वीकार किया और बोला कि अच्छा, मैं वो भी देने को तैयार हो जाता, क्योंकि ये, और ऐसे करके बहुत बड़ा एक यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन बन गया, जो जो काफी काफी मतलब बिग अमाउंट में बिजनेस करने लगा। तो अ, मतलब आप ये देखो कि एक एक इच्छा, और इच्छा मतलब पहले तो एक सोच आया, सोच के बाद उसमें वो इच्छा आई, इच्छा आने के बाद वो विश्वास भरा उसमें। और फिर जब उसको पेश किया गया इसके सामने, तो मान गए मॉर्गन। तो ये एक एग्जाम्पल था। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल इसमें ये बताते हैं, जो हिंदी पुस्तक में है, वो है टेम्पल्टन के बारे, की हम म्यूचुअल फंड्स के बारे जानते हैं। तो उन्होंने ये शुरुआत की थी कि जो छोटे छोटे मतलब बिजनेसमैन है या लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि फाइनेंशियली ग्रो करे, तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था। और यहाँ पर भी वही बताना चाहते हैं लेखक कि कैसे एक सोच, इच्छा शक्ति और उसमें विश्वास जो उसमें था, आज हर कोई एक मिडिल क्लास, मेरे ख्याल से सब कोई म्यूचुअल फंड्स में है, कोई ना कोई तो है। तो या बस इस सारे व्याख्यान से हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि हम कैसे इसको अपने लाइफ में रूपांतरित कर सके, और जो आगे फ्यूचर में है उसके लिए भी अपने आप को हम तैयार कर सके। तो इन्हीं बातों के साथ आज मैं खत्म करती हूँ इस चैप्टर नंबर 4 को। चौथा चैप्टर जो आज खत्म होता है, इसी इसी बात से। थैंक यू सो मच आप सभी को समय देने के लिए और मुझे मौका देने के लिए। आप सभी को ढेर सारा प्यार। थैंक यू।